वक्रीय पथ वृत्त कहलाता है। वक्रीय पथ वृत्त कहलाता है। यस सर। उस वक्रीय पथ में जो निश्चित बिंदु होती है वहां से सारी दूरियां बराबर होती हैं। कैसे कह रहा है? जैसे मानते हैं एक यह बिंदु है जहां इसके इर्द गिर्द ढेर सारे बिंदु हैं, मान लिया ऐसे। यस सर। जब इसको मिलाते हैं तो यह एक मार्ग बनता है, पथ बनता है। और वक्र है यानी टेढ़ा है। इसकी अगर सारी दूरियां बराबर हो, यानी इस बिंदु से इस पथ की अगर सभी दूरियां बराबर हो, तभी कंडीशन में यह वृत्त कहलाता है ना। जब सारी दूरियां बराबर हो तभी वृत्त है। इसको भी हम वृत्ताकार पथ कह सकते हैं, इसको भी। लेकिन यहाँ से अगर दूरियों को मापेंगे तो यह दूरी अधिक होगी, यहाँ दूरी कम होगा, फिर अधिक होगा, फिर कम होगा। तो अगर बीच के सारी दूरियां जो है बराबर नहीं है तो वह वृत्त नहीं है। वो पथ वृत्ताकार है लेकिन वृत्त नहीं है। लेकिन अगर सारी दूरियां बराबर हो तो क्या है? वृत्त है। अब ये जानना होगा जिस निश्चित बिंदु से हमने इस पथ को खींचा हुआ है ना जी, तो वो वृत्त बना हुआ है। तो जो वक्रीय पथ खींचा गया है यही पथ जो है इसमें परिधि कहलाता है। वृत्त की परिधि कहलाता है। यही पथ वृत्त की परिधि कहलाता है। ऐसे में जिस निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर आप खींचे हुए थे, वहां से लेकर इस परिधि को छूने वाली जो रेखा है उसे त्रिज्या कहते हैं। उसे त्रिज्या कहा जाता है। परिधि को C से इंडिकेट करते हैं, त्रिज्या को R से इंडिकेट करते हैं। गणित में बड़ा और छोटा R होना मैंने नहीं रखता। दूसरा यह है कि अगर यह वृत्त था तो इस वृत्त के बीच में केंद्र था, तो इस केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त के दोनों परिधियों को छू रही थी, ऐसे में इसको व्यास कहते हैं। और व्यास को D से इंडिकेट करते हैं, है ना। ये छोटे क्लासों में पढ़े हुए हैं। अब यहाँ इस चैप्टर में जो NCERT का 12 नंबर चैप्टर है, इसमें ये बताता है कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आपको बताना है। अब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में आप वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो। वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता है। इन सभी को देखते हैं। सबसे पहला है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर है ये, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। पुरानी बातें हैं कुछ, उसको लिखते हैं पहले। जैसे अगर वृत्त का व्यास पूछे तो 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या। अगर अंग्रेजी लिखें तो D बराबर 2R। अगर वृत्त की परिधि पूछे, परिधि अगर त्रिज्या दिया हो तो 2 पाई R, अगर व्यास दिया हो तो पाई D। व्यास दिया हो तब अगर वृत्त की अगर त्रिज्या दी गई हो, वृत्त की त्रिज्या दी गई हो और उसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है। यदि वृत्त का त्रिज्या दिया हो, वृत्त का व्यास दिया हो और त्रिज्या पूछे तो D भाई 2 यानी व्यास बटा 2 होता है। ये सूत्र पहले पढ़ के आए, इन सब का यूज करना। अब 10वां क्लास में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पीछे क्लास छूट गए हैं उनका सूत्र यूज नहीं करना। सूत्र सारा यूज करना है समय के अनुरूप। कुछ नया करना है 10वां में। इतना तो पूरा है, अब इसमें कुछ नया करना है। तो इस चैप्टर में इतना हमें मालूम है। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इसमें हमको समझना है त्रिज्याखंड और वृत्तखंड। इसमें समझना है त्रिज्याखंड और वृत्तखंड। अब त्रिज्याखंड किसे कहते हैं और वृत्तखंड किसे कहते हैं, ठीक है। देखें, यह खंड जो बना है वो त्रिज्या के साथ बना है, यानी ऐसा आकृति है ना,
ऐसा आकृति जो त्रिज्या के द्वारा बनाया गया होगा, ऐसा आकृति जो त्रिज्या के द्वारा घिरा होगा, उसको त्रिज्या खंड कहेंगे। यह वृत्त खंड है जो वृत्त के अंतर्गत होगा, जो वृत्ते में होगा, है ना। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर यह वृत्त खंड है तो यह त्रिज्या खंड जो है वृत्त खंड का हिस्सा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों वृत्त में ही है। अब इसको समझते हैं कि कैसे है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर त्रिज्या खंड की बात करें तो किताब में क्वेश्चन को त्रिज्या खंड को भी दो बराबर भागों में मिलता है। यानी इसमें भी त्रिज्या खंड में एक होता है दीर्घ त्रिज्या खंड और एक होता है लघु त्रिज्या खंड, दूगो होता है। वृत्त खंड में भी दूगो होता है, एक होता है दीर्घ वृत्त खंड और दूसरा होता है लघु वृत्त खंड। यानी जब किताब में क्वेश्चन में त्रिज्या दिया हो, उसका थीटा दिया हो, माने माप दिया हो, ऐसी स्थिति में त्रिज्या खंड और वृत्त खंड निकालना आसान है। लेकिन जब आकृति दे दे और उस आकृति में यह कहना शुरू कर दे कि दीर्घ वृत्त खंड निकालिए, चाहे लघु वृत्त खंड निकालिए, चाहे दीर्घ त्रिज्या खंड या लघु त्रिज्या खंड निकालिए, ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम होती है। हम इसको अगर बढ़िया से समझ लेते हैं तो चाहे जो होगा, है ना, आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले इसको समझने के लिए हम आकृति बनाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बाद में लिखवा दिया जाएगा सूत्र को। पहले इसकी आकृति बनाया जाए और आकृति में इसकी समझ को विकसित करते हैं, उसके बाद यह बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया है एक वृत्त है, मान लिया यहाँ इसका केंद्र रहा। हम जानते हैं कि केंद्र से परिधि को छूने वाली जो रेखा होती है वो त्रिज्या कहलाती है और त्रिज्या का मान वृत्त में बराबर होता है, ठीक है। यस सर। अगर यह O केंद्र है तो यहाँ बिंदु अगर कोई A है और यहाँ पर कोई बिंदु B है, ध्यान से देखने के बाद O, A और B यानी AB यह चाप रहा, तो O, A और B जो मिला हुआ है वो देखिए दोनों तरफ त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याओं से घिरा हुआ यह एरिया है, यह एरिया त्रिज्याओं से घिरा हुआ है। तो यह जो भाग होता है यही त्रिज्या खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड कहलाता है। अब इसमें छोटा त्रिज्या खंड और बड़ा त्रिज्या खंड करना है, तो इस भाग को बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ डिग्री का यहाँ पर कोण बना होगा, कुछ थीटा बनाए गए होंगे। तो यहाँ थीटा भी है, यहाँ त्रिज्या R भी है आपको, जो दोनों बराबर है। ऐसे में एक आकृति प्राप्त होती है OAB। किताब में इस AB के बीच में कोई बिंदु डाल सकता है और लिख सकता है OAC और B लिख सकता है। तो यहाँ दोनों त्रिज्याओं के द्वारा घिरी हुई आकृति त्रिज्या खंड तो कहला गई, ठीक है ना। अब इसमें लघु कोण होगा और दीर्घ कोण होगा। थीटा के अकॉर्डिंग जिसका कोण छोटा होगा वह लघु त्रिज्या खंड होगा और जिसका कोण बड़ा होगा दीर्घ। जैसे में अगर मान लिया जाए कि यह 60 डिग्री है, मान लिया गया कि यह 60 डिग्री है, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? हम जानते हैं कि 360 होता है, तो यहाँ 300 होगा तब नहीं मिल के 60 360 बनेगा। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का? 300 का बनेगा। अब 300 में और 60 में बड़ा कौन है? 300। यानी 300 डिग्री वाले कोण के साथ जो त्रिज्या स्थान घेरा होगा वह दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाएगा और 60 वाले के साथ जो घेरा है वो लघु कहलाएगा। यानी इसको हम क्या कहेंगे? लघु त्रिज्या खंड। अब दीर्घ को दिखा रहे हैं कि कैसे दीर्घ बनाएगा। ऐसे है आकृति, ऐसी थी, है ना, जिसमें इसको आपने कहा है कि लघु है, तो जो भाई बच गया है ये क्या हो जाएगा? यही तो दीर्घ होगा। तो इसको क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड। अब आकृति देगा और आकृति में क्या करेगा? रंग देगा, कलर कर देगा, छायांकित कर देगा और पूछेगा आपसे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो आप समझोगे, वहाँ छायांकित करने के बाद आप समझना पड़ेगा आपको
कि वो कौन सा त्रिज्या खंड है, लघु है कि दीर्घ है। मैटर ये नहीं करता कि लघु और दीर्घ के लिए अलग अलग सूत्र होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों का क्षेत्रफल जो होगा उस क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, जहाँ थीटा मैटर करता है, यानी यहाँ 60 है, यहाँ 300 है। ठीक है, यानी थीटा के कारण दीर्घ और लघु बना हुआ है। जब इसका यूज करना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो थीटा के जगह पर 60 लिखना होगा। इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो थीटा के जगह पर 300 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर छायांकित भाग जब करेगा तो वहाँ थीटा के अनुरूप आप दीर्घ और लघु को छांट सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं वृत्त खंड के बारे में। वृत्त खंड क्या है? अब एक वृत्त ऐसा होगा, है ना, जिसमें एक केंद्र है। अब वृत्त के परिधियों को, दोनों तरफ परिधि को छूने वाली जो रेखा होती है उसे जीवा कहते हैं। व्यास वो होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है। और यह भी क्वेश्चन है कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन है? व्यास है, क्योंकि वह केंद्र से होकर गुजरता है और केंद्र से होकर गुजरने के बाद उसका लंबाई जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो जीवा के द्वारा वृत्त में जो आच्छादित क्षेत्रफल होता है उसे ही वृत्त खंड कहते हैं। तो जीवा कैसे क्षेत्रफल आच्छादित करेगा? तो जैसे मान लिया कि यह एक वृत्त है, तो इस वृत्त में यहाँ पर एक जीवा है जिसका नाम ए बी है। ए बी है, दिख रहा है उसमें ए बी है। अब ए बी है तो इस ए बी के द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल चाहिए। जिस तरह आप त्रिज्या खंड के द्वारा चाप को मिला के एक क्षेत्रफल बनाए थे ना, तो उसी प्रकार इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल यही है। दिख रहा है नीचे वाला, इसके द्वारा यही क्षेत्रफल घिरा हुआ, यही एरिया घिरा हुआ। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अब इसका माप हो तब तो निकालेंगे ना। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ और हमसे कहा जाए कि इस बोर्ड की लंबाई कुछ है ना, कुछ मीटर सेंटीमीटर लंबा है, कुछ सेंटीमीटर चौड़ा है। तो आप बताओ कि वह स्थान जहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया है ना, हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस बोर्ड में आपने कुछ लिखा होगा, तो शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए जहाँ आप नहीं लिखे। तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जिस पर हम लिखे हैं वह किस आकार का है, किस आकार का है। तो पूरे बोर्ड में से हम जिस पर लिखे हैं अगर उसका क्षेत्रफल घटा दें तो शेष का बच जाएगा। तो वही काम करना है ना, वही काम करना है यहाँ पर। तो यह जो आच्छादित क्षेत्रफल है यह कैसे निकलेगा? तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, इस बी और ए जो दोनों वृत्त के दोनों तरफ परिधियों पर जो बिंदु है जो जीवा बनाने का काम करता है, उसको हम केंद्र से मिला देते हैं। दोनों तरफ हम केंद्र से मिला देते हैं। अब जब केंद्र से मिलाते हैं तो यहाँ पर अगर बिंदु को सी रख दिया जाए तो ओ ए सी और बी, यह तो त्रिज्या खंड है, हमको निकालना है ए सी और बी को। तो ध्यान रखें इस बात का कि इस त्रिज्या खंड में से अगर हम इस आकृति को निकाल दें तो यह बीच वाली पट्टी बच जाएगी। ठीक है ना। सबसे पहली बात है कि इस पूरे त्रिज्या खंड में से अगर हम इस ओ ए बी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल घटा देते हैं तो घटाने के बाद इसका क्षेत्रफल बच जाएगा, यानी सूत्र निकल जाएगा। तो आपने देखा कि त्रिज्या का वृत्त खंड क्या था, तो वो जीवा के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र था। ठीक है ना। तो यह छोटा है कि बड़ा है? देखने में छोटा है ना। तो जब छोटा है तो फिर बड़ा यानी दीर्घ वृत्त खंड क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। आपने कहा कि जीवाओं के द्वारा घिरी हुई आकृतियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? तो यहाँ अगर एक वृत्त है, यहाँ एक वृत्त है जिसमें ए बी जीवा है, इसका ए बी इसका जीवा है, यहाँ है केंद्र है। अब इस जीवा के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, तो अगर नीचे था तो यह लघु था, छोटा था। अगर यह क्षेत्रफल पूछे हमसे तब यह भी तो जीवा के द्वारा ही घिरा गया है ना। यहाँ भी चाप है और इधर भी चाप है, इससे आकृति यह बड़ा है। तो यह वाला जो वृत्तखंड होगा वो क्या होगा? दीर्घ होगा। और ये वाला जो वृत्तखंड होगा वो लघु।
क्लियर है? तो अब लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड में अंतर आ गया। अब सवाल आता है कि इनका सूत्र कैसे निकालें। तो इनका सूत्र निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो कि एक त्रिज्या खंड में से अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तब आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब अगर इस सूत्र की बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अब माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बात करें तो आप मात्र दो ही प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। पहला ये कि वो समबाहु हो। क्या हो? समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो सूत्र होता है √3/4as। ये होता है। चाहे आपसे कहा जाए हाँ समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, चाहे समकोण त्रिभुज, अगर समकोण भी कहता है तो समकोण उसी को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो जब वो 90 डिग्री बनाएगा, जब वो 90 डिग्री बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो ऊपर दिखेगा वो उसका लंब कहलाएगा और एक आधार हो जाएगा। वही लंब जो है इसका ऊंचाई हो जाएगा इस पूरे त्रिभुज में, हो जाएगा ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2 bh, यानी आधार गुना ऊंचाई। तो दो ही प्रकार के त्रिभुज होंगे यहाँ पर जो आप घटा सकते हो जिससे यह निकलेगा। अगर विषम बाहु त्रिभुज हो तब क्या करेंगे? अब वहाँ √s × s माइनस ये हीरोन का सूत्र लगाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है और यहाँ 2 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा विशेष, अगर पूछा भी गया तब। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो यहाँ एक सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यह एक सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह पर 1/2 r स्क्वायर, जहाँ r इस वृत्त की त्रिज्या है और साइन थीटा, साइन जो है एक सिंबल है और थीटा का मान वही जो यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए, यहाँ जो साइन लिखा गया है वह साइन मैटर करेगा इसके साथ, थीटा के साथ। जैसे अगर साइन का यहाँ पर लिखा हो 45 डिग्री तो साइन 45 का मान रखना पड़ेगा। अगर 30 लिखा हो तो साइन 30 का मान रखना पड़ेगा, है ना। तो 30, 45, 60, 90 जो भी है उसी का मान रख के इसका आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे जब नहीं बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल तब इसका यूज करेंगे। चाहे अगर आप नहीं चाहते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लगाएं तो डायरेक्ट ही सूत्र का यूज कर देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि त्रिज्या खंड क्या है, वृत्त खंड क्या है, लघु और दीर्घ में अंतर आ गया। दोनों के सूत्र को देखा हमने, इसी से आपका क्वेश्चन बनना है। ठीक है ना। अब देखिए, इसके अलावा आपके किताब में चतुर्थांश के बारे में पूछता है, चाप की लंबाई के बारे में पूछता है। ठीक है ना, जो कि किताब में नहीं है, यानी केवल इसमें त्रिज्या खंड और वृत्त खंड ही समझना है, लेकिन एग्जाम में देखने को मिला है चाप की लंबाई, आपको फिर से वृत्त का क्षेत्रफल, फिर से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ऐसा करके मिला हुआ है। उसको भी देखते हैं। आगे है, पूछता है आपसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब होता है कि किसी भी वृत्त में उसके 1/4 भाग। ठीक है ना। तो या तो हम करेंगे क्या कि एक वृत्त में, वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से अगर भाग दे दें, वृत्त के क्षेत्रफल में अगर 4 से भाग दे दें तो एक को अंश निकल जाएगा बाहर, जिसमें से यह क्वेश्चन मात्र एक के अंश का बात किया है। चतुर्थांश, चौथा हिस्सा का एक हिस्सा, है ना। तो एक हिस्सा यानी इसमें 4 चतुर्थांश बनाए जाते हैं, 1, 2, 3 और 4, जिसमें आप किसी एक को निकाल रहे हो तो यह 2 तरीकों से निकल सकता है।
पहला ही कि इसका सूत्र यूज कर दें, और नहीं तो क्या करें, वृत्त के क्षेत्रफल में बट्टा 4 करें, अथवा अगर इस त्रिज्या को आपको दिया गया हो, इस त्रिज्या को, तो हम जानते हैं कि अगर यह चतुर्थांश है तो इसमें 360 डिग्री में 4 गो कोण बन रहा है ना। तो 4 गो कोण बन रहा है तो प्रत्येक 90 डिग्री का हुआ ना। तो प्रत्येक 90 डिग्री का हुआ तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा यानी 90 लिख सकते हैं, 90/360। तो 9 चौका क्या होता है 36, यानी पाई आर स्क्वायर बटा 4, जो पहले ही आप कह रहे थे कि वृत्त का क्षेत्रफल में अगर 4 से भाग लगाएं तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आता है। अब कैसे आता है, तो हमने अगर इसको त्रिज्या खंड बना लिया तो त्रिज्या खंड में थीटा का मान 90 डिग्री है। अब इसको काटेंगे तो ये क्या निकल के आ रहा है बाहर, पाई आर स्क्वायर बटा 4। ठीक है। अब दूसरी बात है कि यहाँ पूछता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कहेगा कि इसमें चाप की लंबाई बता दो। तो चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटा 180, पाई आर थीटा बटा 180, स्क्वायर नहीं है, और 180 है 360 में। ठीक है। अब यह चाप की जो लंबाई होती है, चाप कहते किसे हैं, तो वही भाग है जो वृत्त को बना रहा है। जैसे मान लिया गया कि एक वृत्त है और इस वृत्त को अगर 2 बराबर भागों में हम बांटें तो यह ऊपर वाला जो भाग आपको दिख रहा है, फिर एक भाग नीचे दिख रहा है, तो 2 अर्धवृत्त को जोड़ने के बाद एक पूरा वृत्त बना हुआ है। तो वही अर्धवृत्त जिसको खींचा गया है इस भाग के ऊपर चाहे इसके नीचे ये वाला भाग, यही चाप कहलाता है। ठीक है ना। तो इसका मान क्या है, सूत्र क्या है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। अब लिख लेते हैं जरा सूत्रों के बारे में, पुराने और नए सभी सूत्रों के बारे में लिखते हैं। समझ में आई होगी बात शायद। लिखिए, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 12.1 में क्वेश्चन दिया है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं। 12.1 में क्वेश्चन दिया है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। 19 और 9 है, 2 वृत्त है जिसमें एक का त्रिज्या 19 और दूसरे का 9। इसमें क्वेश्चन कहा है कि उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालो जिसकी परिधि जो है इन दोनों के परिधियों के योग के। इस बार एक क्वेश्चन पूछा था इसमें से जिसमें क्षेत्रफल दिया था, क्वेश्चन ही कह रहा है परिधि हो, और उसमें कहा था कि अगर क्षेत्रफल के बराबर हो तब जाके उसका त्रिज्या निकालो। तो यहाँ से त्रिज्या भी पूछा जा सकता है, व्यास भी पूछा जा सकता है, वृत्त की परिधि भी हो सकती है, परिधि भी हो सकती है। दूसरा ये है कि उसका क्षेत्रफल भी हो सकता है। आइए देखते हैं, इसको दिया है। सबसे पहले 2 तरीके से बनाना है। हम बता रहे हैं कि दीर्घोत्तरीय नहीं पूछेगा, जब पूछेगा तो लघुत्तरीय पूछेगा। तो लघुत्तरीय पूछेगा तो उसी के हिसाब से बनाना होता है। गणित में आप कम लिखो ज़्यादा लिखो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप प्रोसेस क्या रखे हैं। ठीक है। कम ज़्यादा लिखने से काम ये नहीं है, सही होना चाहिए, बनाने का रूल सही होना। पहले लिखते हैं कि वृत्त है क्या, इसमें कहा नहीं है कि कम पहले और बाद में, यह सीधे कहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या है। ठीक है ना। तो लिखते हैं, यहाँ पर बनाया जाएगा तो लिखा जा सकता है कि पहली वृत्त की त्रिज्या, पहली वृत्त की त्रिज्या को R1 मान लीजिए, R1। अब R1 बराबर कितना सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। उसी तरह
दूसरी वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या को R2 मान लीजिए 9 सेंटीमीटर। अब प्रश्न कहता है कि पहले वृत्त की परिधि दोनों का योग जो है वह किसके बराबर है? तीसरे बड़े वृत्त के बराबर है। पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर है बड़े वृत्त की परिधि, है ना। क्वेश्चन में बड़ा छोटा भी नहीं कहा है, लेकिन हम समझने के लिए लिख दिए कि पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर तीसरे यानी बड़े वृत्त की परिधि। ठीक है। अब त्रिज्या दिया है दोनों का, तो त्रिज्या दिया है तो पहला सूत्र 2 पाई R1, दूसरा होगा 2 पाई R2, तीसरा होगा 2 पाई और केवल R लिख दीजिए, केवल R लिख देते हैं। इन दोनों में देखो 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई को निकालेंगे तो R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल है। R1 का वैल्यू 19 है, R2 का बराबर ये कितना हो जाएगा 28 बराबर, यानी R बराबर 28 सेंटीमीटर। यानी वह वृत्त, वह बड़ा वृत्त चाहे वो तीसरा वृत्त जिसका त्रिज्या कितना होगा 28 सेंटीमीटर, यानी लिखेंगे यहाँ पर अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा R माने थे ना, बराबर 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्वेश्चन यह भी बनाया जा सकता है कि उस बड़े वृत्त का व्यास निकालो, तो त्रिज्या मिल गया तो व्यास। यह भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अगर ऐसा कंडीशन हो तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, तो R निकलेगा, फिर क्षेत्रफल मिलेगा पाई R स्क्वायर। तो एक ऐसे बना सकते हैं, अगर लघु उत्तरीय है तो इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। लघु उत्तरीय है तो इतना कर देने से 2 नंबर मिलेगा। अब दूसरा विधि क्या है, इसको अगर लॉन्ग करना है, बढ़ा देना है, तो लिखेंगे पहली वृत्त की त्रिज्या तो है ऑलरेडी, अब इसका परिधि निकालेंगे, पहले वृत्त का परिधि निकालेंगे, फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की परिधि निकालेंगे। उसके बाद प्रश्न रखेंगे इन दोनों को जोड़ के बराबर बड़े वृत्त यानी कि तीसरे वृत्त का परिधि कर देंगे, वहां से R का मान निकलेगा। लेकिन ऐसा करने से बड़ी आसानी के साथ निकलेगा। ठीक है, उतार लेते हैं इसको।